क्या सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को सत्ता प्यारी है? मेरा ख्याल तो यही है। बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तान से बदला लिया जाएगा, पूरी तरीके से राष्ट्र को सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन क्या ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा? मुझे तो लगता नहीं। इन्होंने देश का तापमान तो बहुत ऊपर कर दिया है और इनका खुद का तापमान बहुत नीचे है। वो तो एटीट्यूड है सरकार का। उनका मौका चले तो मीडिया को बिल्कुल ख़त्म कर दें। कोई भी ऐसी संस्था या कोई ऐसा साधन जो उनकी जवाबदेही तय करता हो, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। मोदी जी बिहार जाते हैं लेकिन पहलगाम नहीं जाती सर। वो शर्मनाक था। वो तो किसी को पसंद नहीं आई उनकी बात। बिहार जाने के पीछे मकसद आप क्या समझते हैं? इलेक्शन था और क्या। सीबीआई छोड़ दी जाती है? मेरे ऊपर सीबीआई छोड़ दी थी। मेरा तो 250 साल पुराना घर है गांव में, उसको भी 2 महीने पहले रेड किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं आपके साथ नफीसा खान। कैमरा और कलम पर सरकार का पहरा है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आतंकी हमला जो पहलगाम में हुआ, उसके बाद जब सच्चाई दिखाने का काम कुछ चैनलों ने किया या फिर कुछ लोगों ने सवाल पूछने की हिम्मत की, तो काफ़ी ऊपर FIR दर्ज कर दी गई, देशद्रोही का मुकदमा ठोक दिया गया। तो वहीं 4 PM चैनल को बंद कर दिया गया। सरकार ने 4 PM चैनल को बंद किया है, लेकिन 4 PM बाकी चैनलों पर अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है, सत्ता से सवाल कर रहा है। और सवाल में ये भी बरकरार है कि आखिरकार चौथा स्तंभ लोकतांत्रिक ढांचे को चोट पहुंचाने की कोशिश आखिरकार केंद्र सरकार क्यों कर रही है। हालांकि हवाला ये दिया गया है कि 4 PM नेटवर्क को इसलिए बंद किया है क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। अब सवाल और जवाब करते हैं कि एक तरफ आतंकी हमला है जिस पर केंद्र की सरकार ठोस कदम उठाने की बजाय अपने ही देश के अंदर अपने ही चैनलों को बंद करती दिखाई दे रही है। अपने ही देश के उन लोक गायिका या उन सवाल पूछने वाले लोगों पर देशद्रोही का मुकदमा बना रही है। मेरे साथ इस वक्त सत्यपाल मलिक जी हैं बातचीत करने के लिए, जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, सरकार से सवाल करना भी जानते हैं और सरकार को आईना दिखाना भी जानते हैं। कई बार सरकार को इन्होंने कई मुद्दों पर घेरा है। आज बात करते हैं और समझते हैं कि लोकतंत्र के अंदर क्या चौथा स्तंभ अब पूरी तरीके से खत्म करने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि एक के बाद एक चैनलों पर इसी तरीके से प्रहार किया जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है सर। हम अक्सर बात करते रहे हैं राजनीतिक तौर पर भी, कश्मीर के मुद्दे पर भी, लेकिन शुरुआत पहले इसी से करते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, इस हमले से पूरे देश की आंखें नम हुई, लेकिन सवाल कई खड़े हुए कि आखिर सुरक्षा में चूक कैसे हुई। इसको लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया? तो इतनी ब्लेटेंट चूक है। एक सिपाही भी वहाँ नहीं था, जबकि पहलगाम जो है कश्मीर का नंबर 1 स्पॉट है टूरिस्ट का। वहाँ हर वक्त हज़ारों लोग रहते हैं और यहाँ पान की दुकान पे भी पुलिस वाला खड़ा मिल जाएगा आपको, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। और अगर वहाँ सिक्योरिटी होती तो वो इतनी जाने नहीं जाती। वो तो 100% सरकार की इनकॉम्पिटेंस थी। लेकिन PM मोदी अब कह रहे हैं कि आतंकवाद को करारा जवाब मिलेगा, सेना को खुली छूट दे दी गई है, सेना तय करे कि कब, कैसे, कहाँ जवाबी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके तत्काल बाद कि ये POK में घुसेंगे, चूँकि POK में 32 वो थी इनके लॉन्चिंग पैड, और उन पर अटैक करते आप और कहते कि यहाँ से हमारे यहाँ टेररिज्म एक्सपोर्ट होता है, इसलिए हम घुसें, तो पूरी वर्ल्ड ओपिनियन आपके साथ थी। लेकिन पता नहीं क्या है, आई डोंट नो। मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा, पर ये इनकॉम्पिटेंस भी है, कायरता भी है। लेकिन सर, राष्ट्र के मुद्दे पर केंद्र में बीजेपी आई है, हमेशा राष्ट्रवाद को एक बड़ा मुद्दा बनाती है, और उसी राष्ट्र को सुरक्षा देने में नाकामयाब बीजेपी यहाँ पर दिखी। वो तो है। बीजेपी कहती कुछ है, करती कुछ है, और इसलिए अब उसका वर्चस्व खत्म हो रहा है लोगों में। मोदी जी कहते हैं कि अब सर्वनाश तय है आतंकियों का, लेकिन क्या उम्मीद है कि कुछ हो पाएगा? क्योंकि पुलवामा हुआ, अब पहलगाम हुआ। ये तो उनमें से है ना कि जब सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण हुआ था, तो वहाँ जो पुरोहित थे उन्होंने कहा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हम मंत्र पढ़ेंगे और उससे वो रुक जाएगा। और वो मंत्र पढ़ते रहे और मंदिर टूटता रहा। तो अब भी इनका यही है कि हम मंत्र पढ़ते रहेंगे और टेररिज्म ख़त्म हो जाए। ऐसे नहीं होता, आपको हेड ऑन लेना होता है। आपने देखा होगा सर, देश के 2 बड़े व्यक्ति जिन पर पूरे देश की जिम्मेदारी है, गृह मंत्री और
प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जी बिहार में थे, गृह मंत्री जी जम्मू कश्मीर पहुंचे, पहलगाम में तो रेड कारपेट पर वो चलते दिखाई दिए। दोनों क्या जवाबदेही से बच रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? नहीं, प्रधानमंत्री तो भाग ही रहे हैं, होम मिनिस्टर तो भाग नहीं रहे हैं, वो तो भाग दौड़ कर भी रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री कुछ ऐसा नहीं कर रहे जिससे लगे कि वो सीरियस हैं। उन्होंने तो कह दिया, हमने तो फौज को कह दिया है। अब कौन फौज का कौन अफसर अपने ऊपर जिम्मेवारी लेगा आक्रमण करने की? तो पीएम पॉलिटिकल लीडरशिप को डिसाइड करना होता है कि हमको घुसना है, लड़ना है, कितने दिन लड़ना है। तो इस रवैये को लेकर क्या कहेंगे सर? क्योंकि हमने पुलवामा से सबक नहीं लिया और अभी भी सिर्फ बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तान से बदला लिया जाएगा, पूरी तरीके से राष्ट्र को सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन क्या ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा? नहीं, मुझे तो लगता नहीं। इन्होंने देश का तापमान तो बहुत ऊपर कर दिया है और इनका खुद का तापमान बहुत नीचे है। मोदी जी बिहार जाते हैं लेकिन पहलगाम नहीं जाती सर। वो तो बहुत शर्मनाक था, वो तो किसी को पसंद नहीं आई उनकी बात। बिहार जाने के पीछे मकसद आप क्या समझते हैं? इलेक्शन था और क्या है। तो क्या सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को सत्ता प्यारी है? मेरा ख्याल तो यही है। आपने भी सर कई बार खुलासे किए हैं केंद्र के खिलाफ, तो आप पर भी ईडी सीबीआई छोड़ दी जाती है? मेरे ऊपर सीबीआई छोड़ दी थी। मेरा तो 250 साल पुराना घर है गांव में, उसको भी 2 महीने पहले रेड किया। मेरे जितने सहयोगी, मेरे कारिंदे हैं, सबके फ़ोन रखे हुए हैं। अभी सीबीआई ने किसी पे कुछ मिला नहीं, लेकिन काफ़ी हैरेस किया मेरे लोगों को। सर, पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरा देश सवाल कर रहा है सुरक्षा में चूक को लेकर, सरकार की नाकामयाबी को लेकर, लेकिन हम देख रहे हैं कि सरकार का जो रवैया है वो अपने देश के प्रति एफआईआर करवाई जा रही है। नेहा सिंह राठौर पर आपने सुना होगा कि देशद्रोही का मुकदमा दर्ज किया गया है। वो तो गलत है। नेहा सिंह राठौर जो है वो तो एक समझदार और सुलझी हुई महिला है। उसके खिलाफ ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों को उसकी मदद करनी चाहिए। शायद उसके पास साधन भी नहीं है मुकदमा लड़ने के। जी, उन्होंने खुद अप्रोच की इस बात की कि मैं वकील कहाँ से हायर करूं। लेकिन सर मुझे ये समझाइए कि क्या सवाल करना इतना बड़ा गुनाह है कि उस पर देशद्रोही का मुकदमा ठोक दिया जाए, क्योंकि आप तो खुद सिस्टम में रहे हैं। जी नहीं, ये तो जिसका बेंट ऑफ माइंड डिक्टेटोरियल होगा वही ऐसा करेगा, वरना मैंने तो अपनी आँख से पार्लियामेंट में देखा है कि पंडित नेहरू जब उनका क्रिटिसिज्म होता था तो वो लंच के लिए जाते हुए बैठ जाते थे उसे सुनने के लिए। जी, 180 देश नंबर में से सर 142 नंबर पर देश की, भारत की मीडिया आती है। इसको आप क्या कहेंगे? लोकतांत्रिक देश, लेकिन मीडिया इतनी पिछड़ती जा रही है। वो तो एटीट्यूड है सरकार का। उनका मौका चले तो मीडिया को बिल्कुल ख़त्म कर दें। कोई भी ऐसी संस्था या कोई ऐसा साधन जो उनकी जवाबदेही तय करता हो, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ऐसा पत्रकार, ऐसी मीडिया, उनको रास्ते नहीं आती जो सवाल करना चाहिए। आप क्या चाह रही हैं, आपको भी बंद करें? 4PM नेटवर्क तो से बंद कर दिया ही गया। अभी हम 4PM यूपी पर, बाकी चैनलों पर हम अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। लेकिन सर वही सवाल कि आखिरकार बंद करना चैनलों को क्या दर्शाता है? यही दिखाता है कि उनको अपनी आलोचना पसंद नहीं है। उनकी बनावट जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं है। आपको लगता है कि 4PM से राष्ट्र सुरक्षा को खतरा है? नहीं, किसी से भी नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा को किसी से खतरा नहीं होता। वो बोल रहे हैं, कोई ख़राब बात बोल रहे हैं, आप जवाब दे दो। पब्लिक ओपिनियन तो फिर आपको भी सुन के तय करेंगे ना लोग, तो क्या सही है क्या गलत है। तो क्या डरने की ज़रूरत है। सर, हम देख रहे हैं कि बीते 10 सालों के अंदर जो भी सरकार से सवाल कर रहा है उस पर सरकार शिकंजा कस देती है। कई पत्रकार जेल में भी गए हैं, कई चैनल बंद भी हुए हैं। मोदी सरकार क्या लोकतंत्र को नहीं मानती, संविधान को नहीं मानती? अब नहीं, उनको उनकी बनावट ये है कि वो अपनी आलोचना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। दूसरे वो ये भी जानते हैं कि वो गलत हैं, इसलिए उनका जो वो बोलेंगे वो कन्विक्शन कैरी नहीं करेगा लोगों में। तो उसको फिर दबा के वो रखो इन्फॉर्मेशन को, और अपने अगेंस्ट इन्फॉर्मेशन को फैलने मत दो। सर, एक तरफ आतंकी हमला होता है, दूसरी तरफ बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि अब सामान जो है पूछकर खरीदा जाए, हिंदुओं से खरीदा जाए, मुसलमानों का बहिष्कार किया जाए। ये कौन सी राजनीति बीजेपी इस वक्त करती दिख रही है? ये तो नासमझी की बात है। मैं आपको बताता हूँ, आप मेरा यकीन करिए। जब ये मुजफ्फरनगर में दंगे हुए तो मैं मुजफ्फरनगर में ही था। तो मैं अगले दिन उस गांव में गया। फुगाना एक गांव है और हमारे गोत्र का है, मालिकों का, कि भाई देख के आऊँ क्या है। तो वहाँ
ज़्यादा हो गया था, चूँकि ये खबर लग गई उनको रात को कि मलिकों का दादा होता है गोत्र का, कि उसको मार दिया है, ये क्या कर दिया, तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा हो गया था, मतलब मुसलमानों के घरों पे हमले हो गए थे। तो मैं वहाँ गया तो सारी बातचीत के बाद जाटों ने कहा जी हमारा इनके बिना काम तो चले नहीं, हमारे तो गंडासे नहीं चटने के, मतलब जो कुट्टी काटने वाले हैं, हमारे तो लुहार यही हैं, बढ़ई यही हैं, हमारे तो जुलाहे यही हैं, इनके बिना हमारी गुजर नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन मत करो कि गांव छोड़ के भाग जाएं। तो ये सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। फैक्ट ये है कि मुजफ्फरनगर ज़िले हमारे मेरठ में जब 47वें डिवीज़न हुआ, ये पाकिस्तान जाने लगे, तो हिंदू ने ट्रेन से उतार के लाए कि नहीं नहीं यहीं रहो भाई, कोई खतरा नहीं है। लेकिन इस आतंकी हमले के बाद कई लोग ये मुहिम चलाने लग गए कि धर्म पूछ कर मारा, इसलिए अब देश के मुसलमानों से बदला लिया जाए, उनको दोषी करार दिया जाए। ये बदतमीजी की बात है, इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए। कोई गलती कर रहा है तो आप भी गलती करेंगे। लेकिन पीएम मोदी कहते हैं कि पंचर बनाने वाला मुस्लिम युवा है। है तो उनमें बेरोजगारी बहुत है, शिक्षा नहीं, उसके लिए तो आप ही जिम्मेवारी हैं, आप ही जिम्मेवार हैं। आपने उनमें अवेयरनेस एजुकेशन के प्रति बढ़ाई नहीं है, उनके मोहल्लों में स्कूल नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। अगर वो पढ़ लिख जाएंगे तो क्यों पंक्चर लगाएंगे। सर, निशिकांत दुबे का बयान आपने सुना होगा, काफ़ी बयान दे रहे हैं और वो सीधा सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई पर हमला करें कि देश के अंदर धर्म युद्ध के जो जिम्मेदार हैं वो व्यक्ति है। ये तो निहायत गलत बात है, इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए। निशिकांत पढ़े लिखे आदमी है, पता नहीं उन्होंने कैसे बात कह दी है। सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसी जगह है जिससे हम लोगों को उम्मीद रहती है आखिर में, और उसी के बारे में आप विश्वास पैदा करोगे तो क्या करना चाहते हैं आप देश में। लेकिन बीजेपी के नेता कहते हैं कि संसद को बंद कर दो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, सुपर संसद बनने की कोशिश कर रहा है। ये कहाँ कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, गलत बेकार चार्ज लगा रहे हैं। ये असल में जो संस्थाएं इनके ऐब पे बोलेंगी उनको ये डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं ताकि लोग इनका यकीन ना करें, और कुछ नहीं है ये। सर, आपने देखा होगा अभी हाल ही में एक तरफ जहां आतंकी मामला चल रहा है पूरा हमले को लेकर, एक तरफ जहां देश के कई चैनलों को बंद किया जा रहा है, तो वहीं अचानक से सरप्राइजिंग स्टेप केंद्र सरकार उठाती है जाति गणना को लेकर। अब जातीय गणना सरकार कराएगी, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ये तो खैर वेलकम स्टेप है, ये तो पहले हो जाना चाहिए था, और अब ये हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। चूँकि सफ़र तो वो जातियाँ कर रही थी जो तादाद में ज़्यादा थी और उनको हिस्सेदारी कम मिली हुई थी। लेकिन अभी तक तो कन्नी काटती दिखती थी बीजेपी सरकार। वजह थी कि उससे इनको नुकसान था। अब इसका प्रेशर आ गया था बहुत असल में, और इनको ये लगा कि जो स्टेट तुम्हारे हाथ में है वो भी तुम्हारे हाथ से चली जाएंगे, इसीलिए कदम उठाया। इसलिए कदम। या फिर हेडलाइन को बदलने के लिए सर? जी ना, हेडलाइन बदलने का कुछ नहीं इसमें। इसमें सिर्फ ये था कि जो बैक और अदर कम्युनिटीज़ हैं जिनकी हिस्सेदारी नहीं है उनमें अवेयरनेस आ जाएगी तो तुम्हें हटा देंगे। सर, आप सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि आपने मोदी जी के साथ काम किया है। 10 साल पुरानी बीजेपी की सरकार की नीति, नियत और रणनीति कैसे देखते हैं आप? पिछले 10 साल की है, ये जो 10 साल गए मोदी जी के नेतृत्व, मैं इसको बहुत उत्साहजनक नहीं मानता हूँ। कोई बहुत अच्छा नहीं हुआ है, कोई अचीवमेंट नहीं किसी फील्ड में। आप मुझे बताएं, मैं तो किसान हूँ, खेती का देखता हूँ, एक लाइन कहीं नहीं आती कि खेती के लिए सरकार कुछ कर रही है। कुछ नहीं कर रहे हैं, मजदूरों के लिए नहीं कर रहे हैं, नौजवानों के लिए नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सरकार चला रहे हैं। तो भाई सरकार तो अंग्रेज़ भी चला रहे थे, ब्यूरोक्रेट भी चला लेंगे, तुम्हारी क्या ज़रूरत है। पॉलिटिकल लीडरशिप होती है डायरेक्शन देने को, कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन लेस गवर्नमेंट। लेकिन मोदी जी ताकतवर हैं, उनको ताकत मिली हुई है भाई वोट की। हालांकि लोगों ने इस बार उनको हरा दिया था, जीते नहीं थे। ये जो 2 पार्टियों ने बाहर से सपोर्ट कर दिया इसलिए ताकतवर हैं, अगली बार इतने भी नहीं रहेंगे। लेकिन जो मोदी जी 2 टूक की बात करते हैं कि अब आतंकी किसी कीमत पर बर्दाश्त किया नहीं जाएगा, कर क्या रहे हैं? आतंकियों को रोकने का काम क्या कर रहे हो भाई आप, ये तो बताओ। पानी बंद किया जा रहा है देश के, पाकिस्तान को तरसाया जाएगा, ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने लिया। ठीक था, मैं तो आई सपोर्ट दिस, ये कोई नुकसानदेह नहीं है, अच्छी बात है। चूँकि वो इंडस ट्रीटी जो है वो दैट इज़ अगेंस्ट इंडिया है, वो हमारे हित की नहीं थी। वो तो ठीक है कर दिया आपने, लेकिन और क्या काम कर रहे हैं आप?
मोदी जी को लेकर सर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कुछ नहीं, मोदी जी के बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा। देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन उनसे ज़्यादा उम्मीदें थी कि वो कुछ अच्छा करेंगे। और मेरे तो उनसे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं जब वो गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे। जी, लेकिन जब वो सीएम थे, आपने सीएम का जिक्र किया, जब वो सीएम थे तो सर तब वो पूछते थे पीएम से कि आखिरकार इतनी विफलता क्यों रही, क्यों आतंकी हमले को रोक नहीं पाए, लेकिन अब वो पीएम बन गए हैं तो वो उन सवालों से भाग रहे हैं। अब क्या ज़रूरत है उन्हें सवालों का जवाब देने की? तो कोई सवाल ना पूछे, किसी तरीके की प्रतिक्रिया कोई जनता ना दे, सिर्फ और सिर्फ हाँ में हाँ मिलाए। देखिए, मेरा अपना तजुर्बा है, जब ये किसानों का आंदोलन हुआ तो कई हज़ार किसान बॉर्डर पे आके बैठ गए और 700 किसान मरे थे उसमें। वो 13 महीने का आंदोलन था। तो मैं गवर्नर था, मैंने 10 दिन तक सोचा कि भाई मैं बोलूं ना बोलूं, क्या करूं। अल्टीमेटली मैंने तय किया कि इस्तीफ़ा जेब में रख के चलता हूं और मैं मिलने जाता हूं। मैं गया इनसे मिलने, मैंने कहा साहब वो इतने दिन से पड़े हैं, उनसे आप बात कर लो। नहीं सतपाल चले जाएंगे। फिर मैं चुप, फिर मैंने कहा कि आप ना करें, आपका कोई मिनिस्टर कर ले। कहने कोई ज़रूरत नहीं बात करने की, चले जाएंगे। तो मैंने कहा साहब आप इनको जानते नहीं, सिखों को नहीं जानते हैं। इनके तो गुरु ने अपने साहबजादे कटवा दिए थे 4 और समझौता नहीं किया था। ये जाट तो लाल किले पे चढ़े रहते थे 6ठे महीने। इन्होंने तो अकबर की कब्र खोद के उसका दाह संस्कार कर दिया था। मैं कहा ये ऐसे ही लोग हैं, इनसे बातचीत की जाती है, लड़ा नहीं जाता है। अपने लोग हैं, दुश्मन नहीं हैं। तो उस वक्त इन्होंने कोई तवज्जो नहीं। 2 महीने बाद माफ़ी मांग के वो कृषि कानून वापस लिए। तो इनका यही एटीट्यूड है कि, और इनका एक चीज़ और है, उसके बाद मेरी बोलचाल बंद हो गई इनसे। ये अगर आप डिसएग्री कर जाओ इनसे तो आप इनके दुश्मन हो जाते हो। वही एक तरीके से राजशाही चाहते हैं। वही बिल्कुल, मतलब देखिए लोकतंत्र जो है वो आपकी बनावट में होता है, इन लोगों की बनावट में लोकतंत्र नहीं है। सर मैं आखिरी सवाल आपसे ले रही हूँ, क्योंकि वक्फ का मुद्दा भी देश के अंदर चल रहा है। वक्फ कानून जब पास होता है तो आप इसको क्या मानते हैं, संवैधानिक तौर पर है या गैर संवैधानिक तौर पर? नहीं, वक्फ वाला मैं ये कहता हूँ, मैं कानून बना रहा हूँ, आपके लिए बना रहा हूँ, तो आपसे तो पूछ लूँ। माइनॉरिटी की लीडरशिप से डिस्कस करके उनके मशवरे से कानून बनाना चाहिए था। अपनी मर्जी से आप कानून बना रहे हैं जो किसी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जी ठीक है सर, धन्यवाद हमें समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। हालांकि कई खुलासे हैं और कई सवाल हैं केंद्र सरकार को लेकर, लेकिन सवाल वही बरकरार है कि आखिरकार 4 PM न्यूज़ नेटवर्क को आपने बंद कर दिया है, लेकिन 4 PM के बाकी चैनलों पर हम इसी तरीके से सवाल करते रहेंगे, सत्ता से पूछते रहेंगे कि आखिरकार लोकतंत्र को किस तरीके से चोट पहुंचाने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है, और सवाल पूछने से सरकार इतनी घबरा और डर क्यों जाती है कि चैनल को बंद कर देती है। आपकी राय क्या है इस खास बातचीत को लेकर जरूर बताइएगा। देखते रहिए 4 PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।